Now unit second, that is solution. The component of solution that dissolve the other component, it is called solvent. यानी solvent का मतलब क्या रहेगा, present in larger amount, जो ज्यादा क्वांटिटी में होगा वो कंपोनेंट क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा. The component of solution that is dissolved in the solvent is called solute. It means present in lesser quantity, जो कंपोनेंट कम क्वांटिटी में होगा वो क्या कहलाएगा, सॉल्यूट कहलाएगा. और सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू द सॉल्यूशन. अब प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन की बात करें, होमोजीनियस मिक्सचर, यानी जो कांस्टेंट पार्टिकल होंगे वो कंप्लीटली क्या होंगे, इंटरमिक्स होंगे ईच अदर. पार्टिकल आर एक्सट्रीमली स्मॉल, नॉट विजिबल टू नेक्ड आइज. वी नो वेरी वेल, जो पार्टिकल साइज होती है वो लेस देन 1 नैनोमीटर होती है, जो हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं. नैनो का मीन्स 10⁻⁻9. सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेट बाय द फिल्ट्रेशन, यानी फिल्ट्रेशन प्रोसेस से हम कांस्टेंट पार्टिकल को सेपरेट नहीं कर सकते. नेक्स्ट टॉपिक इज दैट सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इज द maximum amount of substance that can be dissolved in the specific amount of solvent at a specific temperature. We know very well, अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. अब नंबर ए कंडीशन इज दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड. तो सॉलिड को लिक्विड में हम सॉल्युबल करेंगे, उस कंडीशन में हमारे को यहाँ पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर की स्टडी करनी है. तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में ली शैतलिय प्रिंसिपल को हम फॉलो करेंगे, जो कि हम क्लास 11 में स्टडी कर चुके हैं. व्हेन द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, अगर हम सॉलिड को लिक्विड में ऐड कर रहे हैं और वो प्रोसेस क्या है, एंडोथर्मिक, यानी एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है. द सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी. When the dissolution process is exothermic, अब अगर हम सॉलिड को लिक्विड में डिसोल्व कर रहे हैं और एक्सोथर्मिक यानी हीट क्या हो रही है, इवोल्व हो रही है, द सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. उस कंडीशन में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर. प्रेशर डजंट अफेक्ट सॉल्युबिलिटी. अगर हम सॉलिड को लिक्विड में डिसोल्व कर रहे हैं तो उस कंडीशन में सॉल्युबिलिटी प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि वी नो वेरी वेल जो सॉलिड है वो इनकंप्रेसिबल प्रॉपर्टी को शो करता है, यानी कंप्रेसिबल नहीं है. नेक्स्ट बी टाइप इज दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड. अब हम गैस को लिक्विड में डिसोल्व करेंगे तो कंडीशन इज दैट इफेक्ट ऑफ प्रेशर. तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर के लिए हेनरी साइंटिस्ट ने अपने एक लॉ दिया है जिसको हेनरी लॉ कहते हैं, और 1 मार्क्स में बोर्ड में कई बार आया हुआ इसका स्टेटमेंट. तो स्टेटमेंट आपको लर्न करना है, न्यूमेरिकल आने के चांसेस भी है यहाँ से. द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन अ वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन. और जो फॉर्मूला है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हम उसको रिप्रेजेंट करें तो P इक्वल टू KHX. P जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पार्शियल प्रेशर को, और जो X है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोल फ्रैक्शन को, और जो KH है वो क्या बताएगा, हेनरी लॉ कांस्टेंट कहलाएगा. अब एक न्यूमेरिकल है, हेनरी लॉ कांस्टेंट KH फॉर द सॉल्यूशन ऑफ मीथेन इन बेंजीन एट 298 केल्विन इज 4.27 इंटू 10⁵ मिलीमीटर मरकरी. यानी ये जो वैल्यू दी हुई है वो वैल्यू किसकी दे रखी है, KH की वैल्यू गिवन है आपको. देन द सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन बेंजीन एट 298 केल्विन अंडर 760 मिलीमीटर. यानी अब की बार जो P आपको गिवन है वो क्या गिवन है, 760 मिलीमीटर. तो हम क्या यहाँ पे उसका सॉल्युबिलिटी, जिसको हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन कह रहे हैं, X कैलकुलेट करना है. तो किस तरह करेंगे, P में KH को डिवाइड कर देंगे. P की वैल्यू क्या है, 760, KH की वैल्यू क्या है, 4.27 इंटू 10⁵ को हम जिसे डिवाइड करेंगे तो X आ जाएगा. X क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सॉल्युबिलिटी से. तो आंसर इज दैट 1.78 इंटू 10⁻⁻3. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस. वी नो वेरी वेल जो गैसेस हैं वो लिक्विड में कम सॉल्युबल होती हैं, और ये जो प्रोसेस होती है वो कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक. और एक्सोथर्मिक में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. नेक्स्ट न्यूमेरिकल वेरी इंपॉर्टेंट, डिपेंड ऑन द फॉर्मूला हेनरी लॉ. क्वेश्चन इज दैट हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल. यानी आपको क्या गिवन है, KH गिवन है.
Calculate the number of mole of CO2 in 500 ml of soda water when packed under the 2.53 into 10 to the power 5 Pascal as the same temperature। यानी क्या गिवन है आपको, पार्शियल प्रेशर गिवन है, P गिवन है, KH गिवन है। हेनरी लॉ से हम क्या कैलकुलेट कर देंगे यहाँ पे, x को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे मोल फ्रैक्शन, जिसको हम सॉल्युबिलिटी भी कहते हैं। तो इसमें आंसर क्या मिलेगा, 1.51 इंटू 10 टू द पावर -3। लेकिन अब की बार आपसे मोल फ्रैक्शन ना पूछकर नंबर ऑफ मोल पूछा हुआ है, तो इट मींस मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला ये है x CO2 इक्वल टू n CO2, यानी CO2 का नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ मोल। टोटल नंबर ऑफ मोल क्या रहेगा, H2O का नंबर ऑफ मोल प्लस CO2 का नंबर ऑफ मोल। और वी नो वेरी वेल जो गैसेज होती हैं वो लिक्विड में वेरी डाइल्यूट फॉर्म में सॉल्युबल रहेगी, यानी वाटर का जो नंबर ऑफ मोल रहेगा वो एक्सेस में रहेगा, केवल यहाँ पे हम NH2O लिखेंगे। तो इट मींस ये फॉर्मूला आ जाएगा किसका, मोल फ्रैक्शन CO2 इक्वल टू NCO2 अपॉन NH2O। तो अब हमको यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, वाटर का मोल निकालना पड़ेगा। तो वी नो वेरी वेल जो मोल ऑफ वाटर है वो क्या है, मास ऑफ वाटर डिवाइडेड द मोलर मास। वाटर का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है, 18। और यहाँ पे जो आपको गिवन है 500 ml गिवन है, यानी वॉल्यूम गिवन है, और हमको यहाँ पे मास ऑब्टेन करना है। वी नो वेरी वेल इस यूनिवर्स में केवल वाटर ही एक ऐसा सॉल्वेंट है जिसका जो वॉल्यूम होता है वो किसके इक्वल टू होता है, मास के। यानी वॉल्यूम 500 ml है जिसको हम 500 ग्राम कर देंगे, क्योंकि वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml। तो इट मींस यहाँ पे मास ऑब्टेन हो गया, 500 में हम 18 का डिवाइड कर देंगे, वी कैन ऑब्टेन 27.78 ग्राम पर मोल, और ये वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे। और NaCO2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अभी हमने xCO2 की वैल्यू कैलकुलेट कर दी 1.51 इंटू 10 टू द पावर -3। और अब करना क्या है, इसमें किससे मल्टीपल कर देंगे, NH2O जो कि हमने अभी कैलकुलेट कर रखा है, दोनों को मल्टीपल करेंगे और आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज दैट वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, यानी सॉल्वेंट जो रहेगा वो क्या रहेगा, इसमें लिक्विड रहेगा। तो इसमें एक लॉ आपको लर्न करना है, 1 मार्क्स में एग्जाम में कई बार आया हुआ है, राउल्ट लॉ। तो राउल्ट लॉ का क्या स्टेटमेंट है, फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इट्स मोल फ्रैक्शन। तो ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है राउल्ट लॉ का। इट मीन्स P1। यहाँ पे इस चैप्टर में 1 का मीनिंग समझना पड़ेगा। 1 का मतलब है सॉल्वेंट एंड 2 का मतलब है सोल्यूट, ठीक है। तो अभी तो हम यहाँ 1 का मतलब कंपाउंड समझ रहे हैं, लेकिन पूरे चैप्टर में 1 का मतलब क्या रहेगा, सॉल्वेंट रहेगा, 2 का मतलब सॉल्यूट रहेगा। तो यानी P1 इक्वल टू क्या रहेगा, P1 नॉट मल्टीपल x1। x1 क्या है यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन, और P1 क्या है यहाँ पे, पार्शियल प्रेशर। और एक यहाँ पे ग्राफ इंपॉर्टेंट है जो कि हम इस चैप्टर के वीडियो लेक्चर में हमने इसको डिस्कस भी कर रखा है कि x1 इक्वल टू 1। अगर सपोज करो किसी सॉल्यूशन में 2 ही कंपोनेंट हैं, तो दोनों कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन रहता है वो ऑलवेज यूनिटी रहेगा, यानी x1 प्लस x2 इज ऑलवेज 1। और हमने x1 इक्वल टू 1 कर दिया तो x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अगर सॉल्यूशन में केवल x1 ही कंपोनेंट हो, यानी प्योर फॉर्म में बात कर रहे हैं, तो जो पार्शियल प्रेशर होगा उसको मैं केवल P1 नोड से रिप्रेजेंट करूंगा, यानी उस सॉल्यूशन में वही कंपोनेंट है प्योर फॉर्म में, तो P1 नोड हो गया। अब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, x1 का मोल फ्रैक्शन डिक्रीज होगा, कहां पे जाएगा, 0 की ओर। तो अगर x1 0 हो जाएगा तो x2 क्या हो जाएगा, 1। वी नो वेरी वेल x1 प्लस x2 इज ऑलवेज 1। तो अब की बार x1 तो 0 हो चुका है, x2 1 है, यानी उस सॉल्यूशन में केवल x2 कंपोनेंट है। उस कंडीशन में जब पार्शियल प्रेशर आएगा P2 नोड, यानी उस सॉल्यूशन में जब सेकंड कंपोनेंट है तो प्योर फॉर्म में हमको क्या मिलेगा, पार्शियल प्रेशर, जिसको हम P2 नोड से रिप्रेजेंट करेंगे। और जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन कम होता जाएगा, पार्शियल प्रेशर भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में क्या रिलेशन होता है। सिमिलरली सेकंड कंपोनेंट जैसे मोल फ्रैक्शन में इंक्रीमेंट हो रहा है तो प्रेशर भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। दोनों का सम अप कर देंगे P1 प्लस P2, यानी इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे तो टोटल प्रेशर आ जाएगा P1 प्लस P2। इस ग्राफ में ये क्लियर विजिबल है कि P1 नोड की वैल्यू कम है, किसके रेस्पेक्ट में, P2 नोड के। यानी जो 1 कंपोनेंट है वो लेस वोलेटाइल है, किसके कंपैरिजन में, सेकंड कंपोनेंट के, क्योंकि सेकंड कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर 1 के कंपोनेंट में ज्यादा मिल रहा है। ओके, तो इसको हमने यहाँ पे ग्राफ से रिप्रेजेंट किया है, इसको आपको बनाने की प्रैक्टिस करनी है। नाउ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन,
डेफिनेशन इज आइडियल सॉल्यूशन। इट मीन यहां से जो क्वेश्चन बनता है डिफरेंस के फॉर्म में बनता है कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन द आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इट मीन आइडियल सॉल्यूशन मीन सॉल्यूशन विच ओबे द राउल्ट लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, यानी ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट लॉ को ओबे करेगा वो क्या कहलाएगा आइडियल, और जो ओबे नहीं करेगा वो नॉन आइडियल। और आइडियल के लिए क्या होता है, डेल्टा एच मिक्सर इक्वल टू 0 रहेगा एंड डेल्टा वॉल्यूम मिक्सर इक्वल टू 0। डेल्टा का मतलब चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी एंथैल्पी चेंज। अगर हम कंपोनेंट को मिक्स कर रहे हैं, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मैं मिक्स कर रहा हूं, तो जो मिक्सचर बनेगा उसके एंथैल्पी में चेंज नहीं होना चाहिए, यानी 0 होना चाहिए। और जब मैं दोनों वॉल्यूम को सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट करूंगा तो उसके वॉल्यूम में भी चेंज नहीं होना चाहिए, यानी जो पहले वॉल्यूम था वही बाद में वॉल्यूम मिलना चाहिए, यानी डेल वी मिक्सचर भी क्या होना चाहिए 0। तो ऐसा सॉल्यूशन किसको रिप्रेजेंट करेगा, आइडियल सॉल्यूशन को। In an ideal solution, the solute-solute and solvent-solvent interaction are nearly equal to the solute and solvent interaction. Non-ideal की बात करें, solution which do not obey the Raoult law, यानी Raoult law को obey नहीं करेगा, तो it means उसके लिए delta H mixture not equal to 0 हो जाएगा and delta V mixture not equal to 0 हो जाएगा। Non-ideal solution है, इसको further classified किया हुआ है positive deviation from Raoult law, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज हायर देन दैट द प्रेडिक्ट बाय द राउल्ट लॉ। नेम में ही पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव का मतलब इंक्रीमेंट, यानी इंक्रीमेंट का मतलब प्रेशर का बढ़ना, यानी इसमें जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, हायर हो जाएगा। अगर हम सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करेंगे तो जो नया मिक्सचर बनेगा उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। इट मींस सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन आर वीकर। अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ये इंडिकेशन है कि वो जो रहेगा हायर वोलेटाइल है। और हायर वोलेटाइल का मतलब क्या रहेगा कि जो सोल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शन बना है वो वीकर है, तभी तो पार्टिकल लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, गैसेस में कन्वर्ट हो रहे हैं। सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन आर वीकर देन द सोल्यूट सोल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। मिक्सचर एंड सॉल्वेंट मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन शो द पॉजिटिव डेविएशन। आपको एग्जाम्पल भी लर्न करने हैं, एग्जाम्पल भी एग्जाम में आते हैं। तो इथेनॉल को अगर हम एसीटोन में मिक्स कर देते हैं तो वो क्या शो करता है, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, यानी पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल होगा। द एजियोट्रोप फॉर्म इज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। अब ये जो इससे जो एजियोट्रोप का फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा, मिनिमम बॉइलिंग। बॉइलिंग मिनिमम क्यों हुआ, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर हाई है, तो वेपर प्रेशर हाई होगा तो जल्दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे पहुंच जाएगा, तो जल्दी पहुंच जाएगा यानी कम गर्म करना पड़ेगा, कम गर्म करना पड़ेगा यानी बॉइलिंग क्या हो जाएगा, उसका मिनिमम हो जाएगा। नेक्स्ट इज दैट नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ, यानी नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन को हमको यहां पे स्टडी करना है। नेम से क्लियर है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब अब की बार वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर देन दैट ऑफ द प्रेडिक्ट बाय द राउल्ट लॉ। अब अगर वेपर प्रेशर ही कम हो गया इसका मतलब क्या है, वो लेस वोलेटाइल है, और लेस वोलेटाइल का मतलब क्या रहेगा, सोल्यूट और सॉल्वेंट का जो इंटरेक्शन फोर्स है वो ज्यादा है, ज्यादा है तभी तो वो लेस वोलेटाइल है। तो इट मींस सोल्यूट सोल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन आर वीकर देन द सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन क्या है, वीकर तो क्या है, सोल्यूट सोल्यूट है, तो इट मींस सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा का मतलब वो लेस वोलेटाइल है। अब लेस वोलेटाइल है तो इट मींस एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचाने के लिए ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। ज्यादा गर्म करने का मतलब ये कौन सा एजियोट्रोप बनाएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का फॉर्मेशन करेगा। कौन, नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। यहां से न्यूमेरिकल कंफर्म आते हैं, तो यहां से आपको फॉर्मूले लर्न करने हैं आपको। तो नंबर 1 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल। जो प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करेगी वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। नंबर 1 इज दैट रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है, रिलेटिव लॉवरिंग है, नॉट अ लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कई बार एमसीक्यू में आता है लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नो, लॉवरिंग नहीं है, रिलेटिव लॉवरिंग है। तो टॉपिक को क्लियर आपको लर्न करना है, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। The formula is that P1 naught
माइनस P1 अपॉन P1 नोट। तो ये जो अपॉन P1 नोट किया है इसी को हम रिलेटिव कहते हैं। रिलेटिव मतलब रेस्पेक्ट, किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? P1 नोट के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। इक्वल टू x2, अभी हमने डिस्कस किया इस पूरे चैप्टर में 2 का मतलब क्या है? सोल्यूट, और 1 का मतलब क्या है? सॉल्वेंट। तो x2 का मतलब क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। इसको हमने फर्दर मॉडिफाइड किया है, P1 नोट माइनस P1 अपॉन P1 नोट इक्वल टू W2। W2 का मतलब क्या है? मास ऑफ सोल्यूट मल्टीपल कैपिटल M1, कैपिटल M का मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड M2, कैपिटल M का मतलब क्या? मोलर मास, एंड 2 का मतलब 2 रिप्रेजेंट करेगा सोल्यूट, यानी मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू W1 यानी मास ऑफ सॉल्वेंट। नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इज इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो यहां पे बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, यानी डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट इक्वल टू इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो टीबी का मींस बॉइलिंग ऑफ सॉल्यूशन, टीबी नोट, जहां नोट लग जाएगा यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम। स्मॉल एम जो है यहाँ पे मोलरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, और प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा केबी, यानी डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी एम, यानी स्मॉल एम जो रिप्रेजेंट कर रहा है मोलरिटी को, एंड केबी जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको हम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। इसकी जो यूनिट है केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है। वेयर W2 इक्वल टू द मास ऑफ सोल्यूट, M2 इक्वल टू द मोलर मास ऑफ सोल्यूट, W1 इक्वल टू द मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी डेल्टा टीबी का हमने फर्दर मॉडिफाइड फॉर्म लिखा है KB इंटू 1000 इंटू W2 अपॉन कैपिटल M2 इंटू W1। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है फॉर द न्यूमेरिकल पर्पज, जिसको हम फर्दर मॉडिफाइड कर रहे हैं। M2 को लेफ्ट हैंड साइड, डेल्टा टीबी को डाउनवर्ड लेके जाएंगे। नेक्स्ट नंबर थर्ड प्रॉपर्टी इज दैट डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो डेल्टा TF जो होगा TF नोड माइनस TF, इट मीन डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, where TF node equal to the freezing point of solvent and TF equal to the freezing point of solution। सिमिलर कंसेप्ट जैसे हमने डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम किया था, सिमिलरली डेल्टा TF जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल एम होगा, बट यहाँ पे क्या चेंज है? डेल्टा में चेंज है। डेल्टा TF इक्वल टू TF नोड माइनस TF है, जबकि डेल्टा TB में क्या था? TB पहले था, TB नोड बाद में था। अब वेयर स्मॉल m represent the molality, KF represent the proportionality constant known as the freezing point constant या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, जिसकी यूनिट क्या होती है? केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो यहाँ पे वोटर के लिए आपको KF और KB की वैल्यू लर्न होनी चाहिए फॉर द न्यूमेरिकल पर्पज, जो आपकी NCERT बुक में पेज नंबर 53 में एक टेबल में गिवन है। वोटर के लिए जो KB की वैल्यू है 0.52 गिवन है और KF की जो वैल्यू है 1.86 गिवन है। तो इट मींस ये वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए। वेयर W2 इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल M2 इक्वल टू द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, W1 इक्वल टू द मास ऑफ सॉल्वेंट। अब डेल्टा TF का हमने फॉर्मूला फर्दर क्लासिफाई किया है KF मल्टीपल W2 इंटू 1000 अपॉन कैपिटल M2 इंटू W1। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है फॉर द न्यूमेरिकल पर्पज, इसको हम फर्दर मॉडिफाइड कर रहे हैं। M2 को लेफ्ट हैंड साइड, डेल्टा TF को राइट हैंड साइड। द वैल्यू ऑफ KB एंड KF कैन बी डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग रिलेशन, यानी KB और KF के डायरेक्ट फॉर्मूला आपकी गिवन है NCERT में, यहां से भी न्यूमेरिकल आए हुए हैं एग्जाम में। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न करना है KB के लिए R इंटू M1 इंटू TB स्क्वायर डिवाइडेड 1000 इंटू डेल्टा H वेपोराइजेशन। KF का फॉर्मूला इज दैट R इंटू M1 into TF square upon 1000 into delta H fusion. Here capital M represent the molar mass of solvent, R represent the gas constant, delta H vaporization equal to the enthalpy of vaporization, delta H fusion equal to enthalpy of fusion. Now molarity जिसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रैक्टिकल पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे प्रैक्टिकल में इस पर टाइट्रेशन बेस्ड है, may be defined as the number of mole of solute dissolved in a 1 liter of solution।
द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की डेफिनेशन, ये भी एग्जाम में आई हुई, आपको लर्न होनी चाहिए डेफिनेशन। Kb may be defined as the elevation in boiling point when 1 mole of solute it dissolved in the 1000 gram of solvent. It is also called the ebullioscopic constant and unit is very important, Kelvin kilogram mole inverse. Now last colligative property is that osmosis and osmotic pressure form represented by the pi equal to CRT. C means concentration. इस फॉर्मूले में हम कंसंट्रेशन किसको रिप्रेजेंट करेंगे? मोलरिटी। अभी तक जितनी हमने फॉर्मूले ड्राइव किए थे वहां मोलरिटी था, यहां पे हमने मोलरिटी को हम यूज कर रहे हैं, यानी नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी N2 अपॉन V। और इसको हम फर्दर मॉडिफाइड कर देंगे, M2 इक्वल टू W2 RT अपॉन पाई V, यानी N2 की जगह हमने क्या वैल्यू पुटअप करी है? W2 अपॉन M2। यहां जो 2 है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सोल्यूट को, और N नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। इफ टू सॉल्यूशन हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर देन सॉल्यूशन आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जो कि आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। अगर दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है तो वो आइसोटोनिक कहलाएगा। अब एक न्यूमेरिकल है, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 15 ग्राम यूरिया, यूरिया का मोलर मास आपको गिवन है 60 ग्राम पर मोल। यूरिया फॉर्मूला इज दैट NH2CO NH2 पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर में हमने इसको डिसोल्व किया हुआ है, हैज द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, और जो वो ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट कर रहा है वो किसके इक्वल है? नेक्स्ट सॉल्यूशन के। नेक्स्ट सॉल्यूशन कौन सा है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला इज दैट C6H12O6, जिसका मोलर मास गिवन है आपको 180 ग्राम पर मोल इन वाटर। लेकिन यहां पे ग्लूकोज का गिवन मास नहीं है, जैसा कि यहां पे यूरिया का मास गिवन है 15 ग्राम, लेकिन यहां पे ग्लूकोज का मास गिवन नहीं है कि कितना डिसोल्व किया है हमने 1 लीटर में, लेकिन ये गिवन है दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला हमने पढ़ा है अभी, पाई इक्वल टू N2 अपॉन V RT। दोनों ही सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है, टेम्परेचर इक्वल, आर कांस्टेंट, तो RT कैंसिल हो जाएगा, यानी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? N2 अपॉन V फॉर द यूरिया इक्वल टू N2 अपॉन V फॉर द ग्लूकोज। वॉल्यूम भी सिमिलर 1 लीटर, V भी कैंसिल हो जाएगा, यानी N2 फॉर द यूरिया इक्वल टू N2 फॉर द ग्लूकोज। और N2 की वैल्यू हम जानते हैं W2 अपॉन M2। W2 जो है यूरिया के लिए गिवन है आपको 15, मोलर मास गिवन है 60, यानी 15 अपॉन 60 किसके इक्वल टू हो जाएगा? ग्लूकोज का W2 वो कैलकुलेट करना है, M2 आपको 180। तो इक्वेशन जो हमारे यहां बनेगी 15 अपॉन 60 इक्वल टू W2 अपॉन 180, जिससे हम W2 कैलकुलेट कर देंगे और आंसर आ जाएगा 45। तो क्वेश्चन की लेंथ को देख के हमको कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल कंसेप्ट को समझेंगे और इजीली हम आंसर को ड्राइव कर सकते हैं। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम द हाई ब्लड प्रेशर इज एडवाइज टू टेक मिनिमम क्वांटिटी ऑफ कॉमन सॉल्ट, यानी जिसको हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है तो उसको क्या बोला जाता है कि मिनिमम क्वांटिटी ऑफ कॉमन सॉल्ट वो क्या करे? प्रिफर करे। तो रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर is directly proportional to the concentration of solute। अभी हमने फॉर्मूला देखा यहां पे, पाई इक्वल टू N2 अपॉन V, यानी N2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सोल्यूट को। So on taking large amount of common salt, Na plus and Cl minus ion enter into the body fluid, thereby raising the concentration of solute. As a result, osmotic pressure increase, which may rupture the blood cell. I hope you understood this part very well. I will suggest you that go through by the NCERT book and video lecture also. Thank you.